आज हम लोग एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। देखिए, एबनॉर्मल का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है असामान्य, ठीक है। यानी कि जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, जो भी क्या चार पढ़े हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, नहीं एबनॉर्मल मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं उससे वो जो है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, या हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डिफरेंट। तो मैटर है क्या कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मली कब बिहेव करेगा, हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग को ये बात भी समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। हम लोग सबसे पहले इस बात पर फोकस कर ले, तो जो आने वाला टॉपिक है ये उसको समझने में और आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स किए या जितना भी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उसमें एक बात जो कॉमन था वो ये कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। बोलो यस और नो। जितना भी एग्जाम्पल पढ़े हो वो सारा का सारा एग्जाम्पल वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। अब भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब होता है कि विच कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई भी सॉल्यूट है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये है कि जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद वो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना कोई कैटायन ना कोई एनायन प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं शुगर, पढ़े हैं ग्लूकोज, यस और नो, पढ़े हैं यूरिया। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 C6H12O6 और NH2CONH2। ये सब जो भी कंपाउंड है बच्चों, ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है दैट मीन्स तुम लोग कभी सोचे हो, कभी देखे हो कि जब चीनी को हम लोग वाटर में डिजोल्व किए तो ये कोई कैटायन से एनायन प्रोड्यूस किया हो? नहीं, ये कोई वाटर में डिजोल्व करने के बाद ना कोई कैटायन प्रोड्यूस करता है ना ही कोई एनायन, ठीक है। वही हाल हमारा ग्लूकोज का भी है, वही हाल किसका है, यूरिया का भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सॉल्यूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। सॉल्यूट दो तरह का हो सकता है, या तो वो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों हो सकता है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट होगा जैसे NaCl हो गया, क्या CaCl2 हो गया, ये सब क्या है इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि एग्जांपल हम लोग देखे हैं अभी, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया, ठीक है। तो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन था हम लोगों को वो ये था कि जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़े है ना। लेकिन सॉल्यूट में भी इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकता है, यस और नो। तो अगर वैसा सॉल्यूट ले ले जो इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, तो उस केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्या प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुन लो ध्यान से, बता भी देते हैं बहुत क्लियर कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल सटीक पढ़ के आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूट को ले ले इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना सीखे हैं ना, उसमें आ जाएगा चेंजिंग।
ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि हम लोग निकाल रहे हैं कुछ और आ रहा है कुछ, तो कॉमन सी बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिहेव एज एबनॉर्मल, तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे डिफरेंट आ रहा है अगर वैल्यू, तो कॉमन सी बात है वो क्या होगा, एबनॉर्मल। तो वही है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या करें हम लोग बात कर रहे हैं, क्या, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई भी चीज कर रहे हैं हम लोग, कोई भी प्रोसेस कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन को करने का दो तरीका है। ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंटल, क्या, और दूसरा क्या होता है बच्चों, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वो टर्म है जो हम जो कोई फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वो टर्म है जो हम लोग किसी न किसी मशीन से या किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो जनरली वो जो होता है वो ज़्यादा एग्जैक्ट है, यस और नो, ज़्यादा जो बेहतर वैल्यू आएगा वो क्या, वो कौन होगा, हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू में कोई ना कोई एरर हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जनरली कोई एरर नहीं होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि वही कह रहे हैं, समझो बात को यहाँ से कि हम लोग किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू किए। ठीक, हम लोग कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट, थ्योरेटिकल। ठीक, हम लोग का जो कोई वैल्यू आया और उस वैल्यू को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। समझना क्या कर रहे हैं, तो अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आ गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिहेव एज एन एबनॉर्मल। क्यों, क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम जो भी निकाल रहे हैं, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग के बियॉन्ड कुछ ना कुछ एरर तो हो रहा है, यानी कि हम सोच कुछ और रहे हैं और सॉल्यूशन में कुछ और हो रहा है। यस और नो, बोलो। अब हमको यही समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर जिसके वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूट में ना दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, सॉल्यूट में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक सबसे पहला तो हम जान गए कि ऐसा कोई सॉल्यूट जो ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, मतलब ना जो ना टूटे और ना जो जुड़े। तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन तो तुम लोग समझ में आता है कि चलो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कीटाणु आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूट्स एसोसिएट भी होते हैं, मतलब कि दो या दो से अधिक पार्टिकल्स है, वो जाकर क्या हो गया, आपस में जुड़ गया और एक पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लिया, वो जुड़ गया और क्या हो गया, एक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लिया। समझना इस बात को, क्या कर रहे हैं, इस बात पर फोकस करो। बोल रहे हैं कि कोई एक हम लोग बीकर लिए, ठीक है, उसमें रिएक्शन होने के लिए छोड़ दिए और हम रखे दो पार्टिकल्स रखे, उसमें क्या था प्रॉपर्टीज, एसोसिएशन का, मतलब जुड़ने का, जुड़ा और जुड़ने के बाद हमको दिख रहा है क्या, उसमें एक ही पार्टिकल्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो दो रखे थे, हो गया कितना, एक, तो वो केस किसका है, एसोसिएशन का, और रखे थे एक, हो गया दो, तो वो केस किसका है, डिसोसिएशन का। तो सॉल्यूट्स में मेनली दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एक प्रॉपर्टीज डिसोसिएशन का बच्चों, एक प्रॉपर्टीज डिसोसिएशन का और दूसरा प्रॉपर्टीज एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन का केस जो है ना वो जनरली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि पॉलीमर वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो फॉर्मेशन जो है जनरली क्या होता है, एसोसिएशन का केस होता है। डाइमर ट्राइमर बनता है, तो वो आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर तो वहां समझ में और बेहतर आ जाएगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में या एसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल तो छोड़ना नहीं है, समझो बात को। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में कभी भी किसी भी हाल में
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल छोड़ना नहीं है, हमको उसको नॉर्मल कर देना है, यानी कि कोई ना कोई टर्म हमसे मिसिंग हो रहा है जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या? यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब जो भी हम लोग अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला में किसी न किसी तरह का थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग किसी भी तरह का सॉल्यूट्स का इस्तेमाल करें तो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसका डिफिनेशन में तुमको क्लियर हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वही एबनॉर्मल होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वही एबनॉर्मल होगा जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं है। आ गया बात समझ में? हाँ, लेकिन हमको यहां पर से क्या करना होगा बच्चों कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल बिहेव क्यों किया, हमको इसके बारे में समझना होगा। बता रहे हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मली बिहेव कब कर सकता है? जब या तो सॉल्यूट्स में नेचर हो डिसोसिएट होने का या तो एसोसिएट होने का। तो भाई डिसोसिएट होने पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल बिहेव क्यों किया, मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर क्यों नहीं आया, या एसोसिएशन के केस में भी थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर क्यों नहीं आया, हमको इसको समझना पड़ेगा। शुरू करें, फोकस करना सब लोग। अब देखो, तो ये अब देखो यहाँ पे, तो ये एबनॉर्मली जो बिहेव कर रहा है ना उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे विच इज नोन एज वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? आई से। ठीक है। और आई देखो क्या बोल रहे हैं, आई का एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भागा, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, ये मुख्य फॉर्मूला है, इस पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग सेट रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? आई इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, यानी हमको देखना क्या है कि जब कोई सॉल्यूट को हम लोग किसी सॉल्वेंट पर रखे हैं तो सॉल्वेंट रखने के बाद वो डिसोसिएट क्या किया, एसोसिएट किया। ठीक, तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन का कितना नंबर ऑफ मोल्स है? क्लियर? और डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स है? दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा जो है आई का वैल्यू आ जाएगा। और आई का वैल्यू जो आया उस आई के वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जितना भी फॉर्मूला है उसमें, तो फिर वो सब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। आ रहा है बात समझ में? अब एक बात देखो, तो मान लेते हैं केस वन, समझना केस वन हम लोग बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। इन केस ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए कि हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएट करता हो। फोकस करिएगा इस जो भी अभी हम बोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट डिसोसिएट अगर होगा तो कॉमन सी बात है, एक सॉल्यूट है और वो जब सॉल्यूशन में गया होगा वो डिसोसिएट हुआ तो कम से कम दो भाग में टूटेगा। अब पकड़ो इस बात को जो बोल रहे हैं, सॉल्यूट लिए 1 मोल, लिए सॉल्यूट 1 मोल और उसमें नेचर कैसा है, डिसोसिएशन का, मतलब टूटने का। तो वो जैसे ही गया सॉल्यूशन में तो क्या हो गया, टूट गया। तो बोलो 1 मोल लिए जाके सॉल्यूशन में कितना हो गया, कम से कम 2 मोल होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ भी टूटेगा भाई, अगर एक ईंट को ले लो उसको तोड़ो तो कम से कम कितना भाग में टूटेगा, 2 भाग में। समझना बात तो क्या कर रहे हैं, कोई लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, कोई सॉल्यूट लिए वो इलेक्ट्रोलाइट है यानी उसमें डिसोसिएशन की टेंडेंसी है, हम लिए 1 मोल, मेरा दिमाग सेट है 1 मोल पे, बोलो आगे ना, और सॉल्यूशन में जाके बेचारा कर दिया खेला, वो कितना हो गया, 2 मोल, समझो।
और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकालने जा रहे हैं, उसका जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, वो निकाल रहे हैं 1 मोल के हिसाब से। आज सॉल्यूशन में कितना हो गया? 2 मोल। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगा वो कितना के हिसाब से आएगा? 2 मोल के हिसाब से आएगा। और हम निकाल रहे हैं कितना मोल के हिसाब से? तो कभी सेम आने वाला है? क्योंकि मुझे अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग को ये बात मालूम नहीं था कि सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। यस और नो? हम लोग अभी तक जो भी पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़े? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्या? तो सॉल्यूट माने कि हम लोग जैसे डाले 1 मोल चीनी डाले तो वो 1 मोल ही है अंदर में, न डिसोसिएट किया न एसोसिएट किया। डिसोसिएट करेगा नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा और एसोसिएट करेगा नंबर ऑफ मोल घट जाएगा। सुनो क्या करें, अगर केस डिसोसिएशन का है, अगर केस डिसोसिएशन का है तो रखे 1 मोल, तो कम से कम हो जाएगा 2 मोल, यानी कि वहां पर जो है कोलिगेट। अब बताओ, सुनो हम क्या कर रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन का केस है तो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया ना। अगर केस एसोसिएशन का है तो थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। अब दिमाग में सेट हो रहा है ना, पक्का वाला ना? चलो वेरी गुड। तो वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि केस डिसोसिएशन का है तो डिसोसिएशन का केस होने की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाले हैं 1 मोल, लेकिन सोल्यूशन जाने के बाद क्या हो गया? वो कम से कम 2 मोल हो गया। अब भाई हम निकाल रहे हैं 1 मोल के हिसाब से और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहा है 2 मोल के हिसाब से। तो जिंदगी में कभी भी हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो हमको लगा कौन अरे क्या हो गया भाई, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, गलती हो गया, गलत हो गया, अरे क्या हो गया। मतलब नहीं होता कि हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है उससे जो चीज डिफरेंट हुआ तो एबनॉर्मल। अरे सामान्य और असामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य और एबनॉर्मल मतलब असामान्य। नहीं कहते ये लड़का एबनॉर्मल लगता है, मतलब सभी से अलग। आ रहा है बात समझ में? तो केस डिसोसिएशन का हो या एसोसिएशन का हो, दोनों केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मली बिहेव करेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? अच्छा, थोड़ा सा अब हम लोग ये सोच ले कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे तो वहां पर हमको आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ना डिसोसिएट कर रहा है ना एसोसिएट कर रहा है। आई का वैल्यू हम लोग उसके लिए अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बराबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, हम लोग लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लिए रख दिए उसको सॉल्यूशन में। हम लोग रखे कितना? फॉर एग्जाम्पल 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल टूटने से पहले, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन के 1। जब डाले उसमें तो वो टूटा क्या? तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना था? 1 1 by 1 2 आएगा, 1 आएगा। आया कुछ बात समझ में? तो आई का वैल्यू सुनो, आई का वैल्यू चूंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा कितना के बराबर? हमेशा 1 के बराबर। तो 1 से गुना करने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा क्या? इसलिए हम लोग को वहां पर आई को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आया बात समझ में? यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सुनो क्या करें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितना है? 1 के बराबर। लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन के लिए हमको आई का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब सारा खेला आई का है। बोले यस सर नो? जो भी वैल्यू हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो भी फॉर्मूला आया है उस सारे फॉर्मूला में आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी एबनॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। क्या बोलते हो? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े ईबीपी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला था ना डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी। बोलो बोलो, तो ये क्या जरूरत है हमको? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। बोलो यस सर नो? पढ़े ना? अब इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू 1 के बराबर। अगर इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा इसको रिमॉडल कर दे तो हो जाएगा आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। बोलो, आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए ना भाई,
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चूंकि आई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर, तो आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने नहीं करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग बात करवे किए हैं क्लियर कि वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या समझ में आ गया? हाँ, अब देखो यहाँ पे हम जैसे बात करें इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मान लीजिए कि हम लोग का केस आ गया डिसोसिएशन का, तो उस केस में तो एबनॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन उसी को क्या कर देना है हमको नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल कैसे करेंगे, आई के वैल्यू को निकाल करके आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। क्या बोलते हो? अब देखो, तो हम लोग कोई रिएक्टेंट लिए बच्चों, लिए, और वो मान लिए कि केस डिसोसिएशन का है तो n मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। n इसलिए मान लिए हैं कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पता नहीं कितना हो सकता है बोल, लेकिन कम से कम 2 तो होगा ना, इसलिए n मान लिए, n मोल ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत मानने से नहीं। हम ये मान लिए कि A का जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग ले लिए 1, कितना ले लिए बच्चों? यानी इनिशियल मोल ले लिए 1, तो शुरुआत में ये कितना रहा होगा? गरीब आदमी 0। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके पास आएगा कहाँ से? नहीं आएगा ना। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एज्यूम करो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हुआ तो ये खर्चा होगा, तब नहीं ये बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जब ये खर्च होगा तो मान लीजिए कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से खर्च हो रहा है, तो ये अल्फा से खर्च हुआ तो ये अल्फा से बनेगा। लेकिन याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाए थे कि जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये n है तो n गुना से बनेगा। ये इसका अपीयरेंस, इसका ये जो बनेगा वो n गुना, यानी कि क्या हो जाएगा ये n अल्फा। आया बात समझ में? यानी ये कितना बच गया? a 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बच गया बच्चों? n अल्फा। बोलो जैसे सर नो। हमको निकालना क्या है? I का वैल्यू। बोलो, निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो एसोसिएशन को गोली मारो, क्योंकि केस हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन के बाद मोलों की संख्या, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल हम लोग उसकी बात करना है, और डिसोसिएशन से पहले कितना मोल हमको उसकी बात करना है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। यस सर नो? ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से कि आई का वैल्यू जब निकालने जाएंगे और नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन की बात करेंगे तो कितना होगा मुझे बताओ? सीधे n अल्फा। गलत हो गया। देखो क्या होगा, आप समझिए। हम एक बीकर लिए, बीकर में रखे A को, समझना, बीकर लिए, एक बीकर लिए, उसमें रखे A को। अब A का टूटने का बेचारा का नेचर था, टूटना शुरू किया तो NP में टूटा। यस और नो? तो A टूटा ना, A ना टूटा, तो A टूट के भी कहाँ है भाई? बिकरे में ना है, और ये P बन के भी कहाँ है? तो हम बोले नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा, तो ये जितना खर्च हुआ, खर्च होने के बाद जितना बचा वो, और ये जितना बना, टोटल मोल यही ना होगा, ये और प्लस ये। अब समझ में आया? ऐसा नहीं ना है कि खर्चा हुआ और ये जो है बिकर से भाग गया, ऐसा हो गया क्या? नहीं ना, एक बिकर लिए हम लोग, उसमें ए को रखे, वो बेचारा टूटा, तो टूट यानी टूट करके पी बनाया ना प्रोडक्ट। कुछ तो खर्चा हुआ होगा ना, तो कुछ सब तो खर्चा नहीं हो गया भाई। एक जो बचा खर्च होने के बाद वो भी बिक्रे में ना है, और ए पी बनने के बाद भी कहाँ है? तो पी कितना बना एन अल्फा, और खर्च के बाद ए कितना बचा, तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो टोटल मोल की हम लोग बात करें आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा बच्चों? बोलो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होगा। और बताओ नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1 लिए है ना, 1 लिए है ना। अब यहां से आई का वैल्यू बोलो, निकालना इजी हो गया कि नहीं हो गया? आई नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया? 1 माइनस अल्फा प्लस
एन अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई बराबर क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। थोड़ा सा इस फॉर्मूला को अरेंज करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा लिखने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तुम हाओ मारेंगे ना, आंख बहा देंगे, पूरा दीवार को पीट रहा है नींद भगाने के लिए। इधर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, देखो 1 प्लस इसमें से अल्फा कॉमन ले ले, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे n, यहाँ क्या बचेगा -1, तो आएगा फॉर्मूला आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ हमारे पास दो टर्म दिख रहा है नया, यहाँ एक n और एक अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि वो कितना से टूट रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले क्या है, कोई सॉल्यूट लिए और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 0.3। अगर कोई 70% है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 0.7। अगर कोई 87% है तो 0.87। और n क्या है? नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि जब डिसोसिएट किया कितना नंबर ऑफ मोल दिया, यही ना। ये दोनों पे काम हो जाएगा तो हमारा काम खत्म। क्या देखो अब कितना इजी है, बस आप लोग 11 में तनको से नहीं पढ़ के अगर आए हैं तो समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमको उसको थोड़ा सा अगर ऑपरेट थोड़ा सा और कर दे, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास आ गया I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बोलो बोलो, ये पक्का? हाँ। अब देखो, तो हम लोग सॉल्यूट भी दो तरह का हो सकता है बच्चों। एक अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। पढ़े थे हम लोग कभी? तुम लोग नहीं पढ़े हो, 11 में पढ़ना था ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस और नो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है 1। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, मतलब जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे पानी में तो पूरा का पूरा अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो 100% नहीं होता है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 के बराबर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। बोलो यस और नो। अगर हम लोग बात करें अल्फा का, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का वैल्यू कितना? 1 के बराबर। बोलो बोलो। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा होगा अल्फा का वैल्यू हो 1 से छोटा। बोलो यस और नो। बोलो। तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो लफड़ा है, ये नहीं है, बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग के केस में तो बस चुटकी बजाओगे निकल जाएगा, आएगा वैल्यू। कैसे? मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर में डिजॉल्व करके हाइड्रोनियम आयन देता है, तो कीटायन देगा तो एनायन भी तो दिया ही होगा ना। अरे बोलो। डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएट हो गया, वो भी कैसा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टूटेगा कैसे? तो ट्वाइस H प्लस अब प्लस SO4 2 माइनस, टूट गया। अरे बोलो। अब यहाँ पे अगर हम ये तुमसे पूछे, देखो रखे 1 मोल, अगर इसको पानी में डाले और इसके लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू निकालने के लिए अगर जाए हम लोग, तो हम लोग लिए 1 मोल, अब पानी में जाके कितना मोल हो गया? 2 मोल। 2 मोल H प्लस और 1 मोल SO4 2 माइनस, कितना मोल हो गया? अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा 3 मोल के हिसाब से, तो निकाल रहा है कितना मोल के हिसाब से? तो जिंदगी में कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आई का वैल्यू हम लोग अगर कैलकुलेट कर ले और आई के वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कभी दिक्कत होगा नहीं। इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। समझ में आया कुछ बात?
हाँ, तो बताओ इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। बोलो बोलो, n का वैल्यू आ गया ना हमको, और अल्फा का वैल्यू इसके लिए कितना होगा बच्चों? 1। तो अगर हम लोग i निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बोलो है कि नहीं? तो अगर 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। यानी i का वैल्यू कितना आया? 3। किसके लिए? H2SO4 के लिए। यस और नो? तो क्या सबके लिए यही आएगा क्या? 3 आएगा? नहीं, वो सॉल्यूट टू सॉल्यूट वेरी करेगा, ठीक है? वो इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है। और अच्छी बात क्या है कि अगर तुमको जहां दिख जाए ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो तुमको इतना गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वही कहने जा रहे हैं। सुनो, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो तुमको, क्योंकि तुम देहचोर हो ही, है ना, तो तुम्हारे लिए व्यवस्था भी यहाँ हो गया, कितना गुना भाग कहाँ करने जाओगे, है ना? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो I का वैल्यू N के वैल्यू के बराबर होगा हमेशा। कैसे? देखो, अल्फा का वैल्यू 1, ठीक, अल्फा का वैल्यू 1। चलो देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान दो। I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से अल्फा का मान कितना? 1। तो 1 I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। अरे बोलो, 1 प्लस n माइनस 1 से 1 बेचारा मर गया, I का वैल्यू n के बराबर आ गया। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर तुमको दिख जाए तो तुम देहचोर लोग इतना करने से बच जाओगे। बस इसको तोड़ो, जो इलेक्ट्रोलाइट तुमको दिख रहा है उसको तोड़ो, जितना मोल में टूटा वही I का वैल्यू। I का वैल्यू किसके बराबर? N के बराबर। N क्या है? डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल। समझ में आ गया? तो ये डिसोसिएशन का केस हो गया आपका। कल हम लोग पढ़ लेंगे एसोसिएशन का केस अगले क्लास में। इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? पक्का? ये समझ में आ गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मली बिहेव कैसे करता है, क्यों करता है, वो समझ में आ गया। ठीक कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। एक केस बचा हुआ हम लोग एसोसिएशन का। एसोसिएशन का केस पढ़ लेने के बाद हम लोग एक नया फॉर्मूला को क्या कर लेंगे? डिराइव नहीं कर लेंगे, एक नया फॉर्मूला हम लोग मतलब निकाल लेंगे। और नया फॉर्मूला में विशेष कुछ नहीं होगा, जो फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं उसमें I से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या? तो I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, सब के लिए टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि I से मल्टीप्लाई है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I का वैल्यू तो 1 के बराबर है, ये है। क्या बोलते हो? तो I से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीटली एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, और कभी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट नहीं आएगा। मतलब I इंटू अगर एक सॉल्यूट कर ले तो ये हमारा फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। क्या? डेल्टा TB बराबर अगर I इंटू KB इंटू मोलालिटी कर ले तो ये फॉर्मूला हमारा ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हो? बोलो बोलो। अगर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी अगर कर ले तो फॉर्मूला ठीक हो जाएगा, और पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT कर ले तो ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। क्या? बोलो। बस फर्क क्या आएगा कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू 1 के बराबर, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा दो तरीके से, एक एसोसिएशन केस के लिए और एक डिसोसिएशन केस के लिए। तो डिसोसिएशन केस के लिए I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और एसोसिएशन के लिए कल हम लोग निकाल लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका हम लोग पढ़ेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर और हेनरी लॉपर के चैप्टर समाप्त, यानी कि मैक्सिमम 3 क्लास में आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है।